नमस्कार, आप देख रहे हैं अपन झारखंड और मैं हूं आपके साथ अमित सिंह। तो सुर्खियों के बाद खबरों की शुरुआत करते हैं। थोड़ी देर में कैबिनेट की अहम बैठक होगी। हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। कई अहम प्रस्ताव पर इसमें मोहर लग सकती है। पैरा शिक्षकों की स्थायीकरण प्रस्ताव पर इसमें मोहर लगने की संभावना है। तो आपको बता दें कि अब से थोड़ी देर में हेमंत कैबिनेट की बैठक होने वाली है और थोड़ी देर में यह अहम बैठक होगी। हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। कई अहम प्रस्ताव पर इस बैठक में मोहर लग सकती है। पैरा शिक्षकों की स्थायीकरण प्रस्ताव पर भी इसमें मोहर लगने की संभावना है। और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता संदीप जुड़े हैं, सीधे उनके पास चलेंगे। संदीप, कब तक ये बैठक शुरू होगी और क्या कुछ अहम होने वाला है आज? जी, झारखंड कैबिनेट की बैठक आज होनी है। हालांकि 4 बजे से ही मुकर्रर थी बैठक, पर अब कुछ समय के बाद ही इस बैठक की शुरुआत होगी और मुख्यमंत्री खुद कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता करते हैं और मंत्री परिषद के जितने भी मंत्री हैं वे इस बैठक में शामिल होंगे। यदि इस कैबिनेट बैठक की बात करें तो कई अहम मुद्दों पर जो प्रस्ताव हैं उन पर आज मुहर लग सकती है, क्योंकि यदि बात करें तो 3 तारीख से विधानसभा का सत्र भी चलना है। तो उससे पहले यदि बात करें तो आज या विधानसभा सत्र की शुरू होने से पहले या अंतिम बैठक हो सकती है। और यदि आज की कैबिनेट मीटिंग की बात करें तो इसमें पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं, जैसे मुखिया हैं, इनका कार्यकाल समाप्त हुआ था और कोरोना की वजह से चुनाव नहीं हो पाया है। यही वजह है कि 6 महीना का इनको एक्सटेंशन दिया गया है। पिछली बार भी 6 महीना का एक्सटेंशन मिला था इन्हें, जिस समय मुखिया को जो उनका अधिकार था उसे सभी अधिकार जो बीडीओ सीओ होते हैं ब्लॉक के उनको दिया गया था। पर इस बार जो 5 लाख तक मुखिया अपने इलाके में खर्च कर सकते हैं, इस प्रस्ताव पर आज मुहर लग सकती है, क्योंकि सरकार ने इसे पहले ही स्वीकृति दे दी है। इसके बाद यदि बात करें तो कोरोना काल में जिस तरह से सरकार काम कर रही है उसका भी खाका यहाँ पे तैयार किया गया है, उस पर भी चर्चा होगी। इससे पहले यदि बात करें जो नियमावली बनाई है रोजगार के लिए यदि सरकार की ओर से, क्योंकि यदि विधानसभा सत्र की बात करें तो विपक्ष जरूर सरकार सत्ता पक्ष को घेरने का काम करती है, तो सरकार भी यह चाहेगी कि इस बिल्कुल संदीप, अहम बैठक होगी, लेकिन एक बड़ा मुद्दा और भी है। पैरा शिक्षकों के मामले को लेकर इसमें आज कोई फैसला आने की संभावना जताई जा रही है। जी, फिलहाल इस पे अभी कहा जा सकता है कि चर्चा हो सकती है आज कैबिनेट की बैठक में पैरा शिक्षकों की मुद्दे को लेकर, स्थायीकरण के मुद्दे को लेकर, पर अभी कंफर्म नहीं है कि इस पे मुहर लगेगी। पर जिस तरह से यदि शिक्षा मंत्री की बात करें तो लगातार शिक्षा मंत्री पैरा शिक्षकों के साथ बैठक कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको भी एक जगह या उनकी जो मांगे लगातार उठ रही थी उस पर विचार विमर्श किया जा रहा है। पर देखना यह होगा कि क्या उस स्थायीकरण के मुद्दे पर भी आज कैबिनेट में प्रस्ताव आते हैं कि नहीं। हालांकि इस मुद्दे पे चर्चा जरूर हो सकती है आज की बैठक में। इसके अलावा और कई अन्य मुद्दे हैं जिस पर आज की कैबिनेट में प्रस्ताव पेश किए जाएंगे। देखना यह होगा कि आज की कैबिनेट में कितने प्रस्तावों को चलिए, आप नजर बना रखें, आगे भी आप अपडेट्स हम लेते रहेंगे। फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया संदीप आपका। तो हमारे रांची संवाददाता संदीप इस वक्त बता रहे थे कि ये बैठक होनी है, यहाँ बैठक कैबिनेट की, और अब से थोड़ी देर में ये बैठक होगी और अलग अलग मुद्दों पर आज इसमें मोहर लग सकती है। और मुख्य रूप से जो पैरा शिक्षक स्थायीकरण को लेकर जो मामला है उस पर भी संभावना है कि कुछ फैसला आज आ सकता है। चलिए, खबरों में हम आगे बढ़ेंगे। राजधानी रांची में सरेआम एक युवक का अपहरण हुआ है। लालपुर थाना क्षेत्र के बीआईटी एक्सटेंशन के पास ये अपहरण हुआ। अपराधियों ने राजेश मुंडा का अपहरण किया। अपहरण के बाद 1 करोड़ की फिरौती मांगी गई है। परिजनों ने थाने में इस बाबत मामला दर्ज कराया है, तो 1 करोड़ की फिरौती मांगी गई है और अपराधियों ने राजेश मुंडा का अपहरण किया। इस वक्त संवाददाता नैयर फोन लाइन पे जुड़े हमारे साथ। नैयर, दिन दहाड़ी अपहरण की घटना सामने आई है और 1 करोड़ की फिरौती की बात कही जा रही है, क्या पूरी जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए ये मामला लालपुर थाना इलाके का है, जहां आज सुबह परिजन थाना आए हैं और पूरी जो बात है थानेदार को, जो लालपुर थाना के जो थाना प्रभारी है उससे बात बताई है। हालांकि पुलिस ने जो अपहरणकर्ता की परिजन है उनसे मीडिया से अभी बात करने के लिए नहीं बोला गया है, लेकिन प्रथम दृष्टया जो लिखित जो सूचना दी गई है उसमें 1 करोड़ रुपया की फिरौती की मांग की गई है, तब राजेश मुंडा को छोड़ने की बात कही गई है। हालांकि इसका जो ऑडियो जो है, जो रिकॉर्डिंग जो परिजन जो किए वो थाना प्रभारी को भी सुना है, लेकिन जितनी भी बातें हैं वो मीडिया से अभी बताने में कतरा रहे हैं। लेकिन पूरी बात एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस से लिखित जो आवेदन है वो परिजन का लेने के बाद पुलिस पूरी तरह से जांच में जुट चुकी है
जिस नंबर से फोन आया था उसका लोकेशन को ट्रैक किया जा रहा है। अब पुलिस ने आशा जताई है कि शाम तक जो अपहरण हो चुके राजेश मुंडा है उसकी बरामदगी कर ली जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो परिवार है वो पूरी तरह से दहशत में है और पुलिस के द्वारा परिवार वाले को यह बताया गया है कि अभी मीडिया कर्मी या कोई भी मीडिया से बात नहीं करने, तो जो परिजन है वो असमंजस की स्थिति में है कि मीडिया को बताए कि नहीं बताए। अगर मीडिया को बताते हैं और अपहरणकर्ता को कुछ मालूम चल जाता है तो उसके साथ कुछ अनहोनी ना हो, इस कारण मीडिया से वो अभी बात नहीं है। लेकिन इतना तय है पूरा पक्का है कि जो लालपुर थाना में है वो लिखित सूचना दी जा चुकी है जिसमें 1 करोड़ रुपए की फिरौती। चलिए, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नैयर। आपका संवाददाता नैयर इस वक्त हमें बता रहे थे कि अपहरण की घटना सामने आई है और 1 करोड़ की फिरौती मांगी गई है। हालांकि पुलिस ने इस बाबत मामला दर्ज कर लिया और कार्रवाई शुरू कर दी और पुलिस का यह कहना है कि जल्द से जल्द ये बरामदगी कर ली जाएगी। फिलहाल खबरों में हम आगे बढ़ते हैं। गुमला से खबर है जहां घाघरा थाना क्षेत्र के पुराना पेट्रोल पंप के सामने स्थित केला बागान में 2 लोगों की धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी गई। जानकारी के बाद पहुंची पुलिस ने दोनों शव को कब्जे में लिया। एक मृतक की पहचान एम देवदासु के रूप में की गई है जबकि दूसरे मृतक की पहचान लोकेश के रूप में की गई है। मामले को लेकर सर्किल इंस्पेक्टर श्यामानंद मंडल ने बताया कि दोनों कर्नाटक का रहने वाले थे जो कई वर्षों से घाघरा में रहते थे और केला की खेती करते थे। उन्होंने बताया कि अपराधियों ने घटना को अंजाम देने के बाद मोटरसाइकिल अपने साथ ले गए और लोहरदगा जिला के सुइन्हा थाना क्षेत्र में आग के हवाले कर दिया। उन्होंने कहा कि घटना की गहनता से जांच की जा रही है और जल्द ही इस हत्याकांड का उद्भेदन कर लिया जाएगा। तो गुमला से खबर है जहां केला बागान में 2 लोगों की हत्या की गई है। धारदार हथियार से काटकर इनकी हत्या हुई है। पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है और कर्नाटक के रहने वाले ये दोनों थे और लगातार घाघरा में काफी दिनों से रह रहे थे। घाघरा में एक महदनिया मोहल्ला है और इसमें एक केला बागान है टुनटुन भगत का। तो इसमें खेती बाड़ी लोग करते थे। ये साउथ के हैं, कर्नाटक के। एक एम देवादासु और एक लोकेश करके, दोनों। बीते रात्रि जो है इसका हत्या कर दिया गया है किसी धारदार हथियार से और इसका गाड़ी ले जाके उधर सेन्हा थाना क्षेत्र में कॉलेज के पास। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सरकार गिराने की साजिश मामला में आरोपियों की जमानत याचिका खारिज हुई है। रांची विजिलेंस के स्पेशल कोर्ट ने इसे खारिज किया। 22 जुलाई को अभिषेक दुबे, अमर सिंह और निवारण महतो की गिरफ्तारी हुई थी। 24 जुलाई को न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं। बेरमो विधायक अनूप सिंह की सूचना पर कोतवाली पुलिस कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था। तो रांची विजिलेंस की स्पेशल कोर्ट ने इनकी जमानत याचिका को खारिज किया है। सरकार गिराने की साजिश मामले में इनकी गिरफ्तारी हुई थी और इसी मामले में इनकी जमानत याचिका खारिज हुई है। और इस वक्त सीधे चलेंगे अपने संवाददाता संदीप के पास जो रांची से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। संदीप, सरकार गिराने की साजिश मामले में ये फैसला है, जमानत याचिका खारिज हुई है आरोपियों की, और क्या खबर पहुंच रही है आप तक? जी, सरकार गिराने के मामले पे 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी और इस गिरफ्तारी के बाद तीनों आरोपियों की तरफ से विजिलेंस कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई थी जिसे आज विजिलेंस कोर्ट ने खारिज कर दिया है। और यदि तीनों आरोपियों की बात करें तो 22 जुलाई को इनकी गिरफ्तारी हुई थी और 24 जुलाई से लगातार जेल में बंद थे और जिसके बाद ये तीनों आरोपियों ने विजिलेंस कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी और विजिलेंस कोर्ट ने आज तीनों आरोपियों का जो जमानत याचिका है उसे खारिज कर दिया है। तो यानी कह सकते हैं इन तीनों आरोपियों की मुश्किलें एक बार और बढ़ती दिख रही है। कोर्ट के द्वारा अब इनकी जो जमानत याचिका थी वह खारिज कर दी गई है और इनकी जो मुश्किलें हैं अब बढ़ती नजर आ रही है। जी चलिए, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो इस वक्त संदीप रांची से बता रहे थे कि इनकी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है और जमानत याचिका विजिलेंस की स्पेशल कोर्ट ने खारिज कर दिया है और इनकी जो परेशानी को बढ़ सकती है। रांची में 15 सालों से अनुबंध पर काम कर रहे पैरा शिक्षा मेडिकल कर्मचारी अपनी नौकरी स्थायी करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री आवास पहुंचे और मुख्यमंत्री से मिलना चाहा, लेकिन उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से नहीं हो पाई। मुख्यमंत्री से ना मिल पाने के चलते मेडिकल कर्मियों ने नाराजगी जताई और कोरोना काल में 400 डॉक्टरों की नियुक्ति के फैसले का विरोध किया है।
और इसके साथ यहाँ वक्त चला छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी आप बने रहे हमारे साथ। सुल्तान परगना क्षेत्र के लिए देवघर एम्स ओपीडी शुरू होना किसी बड़ी खुशखबरी और सपने से कम नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ऑनलाइन किया इसका उद्घाटन। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के तौर पर उपस्थित राज्य सरकार के मंत्री हफीजुल हसन ने कहा कि एम्स राज्य के लोगों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। वहीं गोड्डा सांसद इस अवसर पर राज्य सरकार को घेरते हुए कहा कि एम्स और एयरपोर्ट जैसे महत्वपूर्ण योजनाओं में रोड़ा अटकाने का काम कर रही सरकार। विधायक नारायण दास ने कहा कि एम्स से क्षेत्र के लोगों को बहुत लाभ मिलेगा। एम्स के डायरेक्टर सौरभ वार्ष्णेय ने जानकारी देते हुए कहा कि देवघर के देवीपुर में बने एम्स ओपीडी का मुख्य कार्य परामर्श देना है। डॉक्टरों ने जानकारी देते हुए कहा कि मूलतः परामर्श ओपीडी है जिसमें मरीजों को भर्ती नहीं किया जाएगा और न ही इमरजेंसी सेवा दी जाएगी। फिलहाल जो मरीज यहाँ आएंगे उन्हें परामर्श सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा वैसे मरीज जिन्हें दवाइयों से ठीक किया जा सकता है उनका उपचार किया जाएगा। इसके अलावा फिलहाल जिन मरीजों को ऑपरेशन या भर्ती करने की जरूरत पड़ेगी उन्हें कहां से सर्जरी करानी है और इसके लिए बेहतर चिकित्सा सुविधा क्या होगी इसके बारे में परामर्श दिए जाएंगे। फिलहाल एम्स ओपीडी में 15 बेड लगाया गया है जिन्हें डी केयर बेड के नाम से जाना जाएगा। मरीजों को तत्काल राहत के लिए 4 से 6 घंटे के लिए इस बेड को मुहैया कराया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने साफ तौर पर कहा कि फिलहाल देवघर एम्स में रात्रि सेवा नहीं होगी। साथ ही कहा कि जल्द ही यहां पर केंद्र सरकार की दर पर एक्सरे, सीटी स्कैन और अन्य टेस्ट की सुविधाएं भी बहाल कराई जाएगी। अभी बढ़िया शुभकामना यही देते हैं कि बढ़िया से चले और जो कमी है अभी भी डॉक्टर और विभाग में कुछ कमियां हैं उसको दूर करते हुए और जिस तरह का दिल्ली का एम्स है जैसे सुनने में जो आया है कि जैसे पटना में भी एम्स में, लेकिन वहाँ सुविधा उतना नहीं है। यहाँ सुविधा हो और हम लोग की तरफ से जो भी सहयोग राज्य सरकार की तरफ से एम्स को चाहिए हम लोग करने के लिए। एम्स ओपीडी का उद्घाटन हुआ और इसमें जो लाखों लोग जो इलाज के बिना डेथ हो जाती है उनको एक फ़ायदा होगा। और देखा होगा आपने, मैंने मंच से भी कहा कि सभी लोगों के लिए एम्स जो है वो कोई राजनीति का विषय होगा, कोई स्वास्थ्य का विषय होगा। मेरे लिए ये बहुत ही इमोशनल है कि मैंने 22 साल की अपनी छोटी बहन को जो है इलाज के बिना खोया है और मेरा एमपी बनने का जो मुख्य मकसद था कि आंध्र प्रदेश के स्वास्थ्य सुविधाओं को ठीक करना, और आज मेरा सपना और मकसद सांसद होने का जो है। डॉक्टरों के बैठने का रोस्टर ऑलरेडी कल दिया हुआ है और कुछ अखबारों में मैंने आज देखा भी है, तो वह हमारे डॉक्टर रोज बैठेंगे। 13 विषयों के चिकित्सक रोज बैठेंगे। सैटरडे को थोड़ा सा समय कम होगा लेकिन बाकी 5 दिन 8:30 से 10:30 बजे तक पंजीकरण होगा। जो मरीज 8:30 से 10:30 के बीच में पंजीकृत हो जाएंगे, अभी संख्या हम 200 का टारगेट रख रहे हैं कोविड को देखते हुए कि बहुत भीड़ ना हो। हमारे चिकित्सक उन सबको देख के उठेंगे। धीरे धीरे हम इसको ऑनलाइन और फ़ोन से अपनी बुकिंग करने का प्रावधान भी करेंगे क्योंकि हर आदमी यहाँ के भी परेशान ना हो, उसका भी प्रावधान करेंगे। आगे हम लोग कैशलेस की पद्धति, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक विचार है कि कैशलेस होना चाहिए हर जगह, तो हम बैंक ऑफ बड़ौदा से हमने उसको बात की हुई है कि हम सारा प्रोसीजर कोशिश करेंगे कि 1 महीने के अंदर पूरा कैशलेस प्रोसीजर है शुरू करें। जो जातीय जनगणना बहुत जरूरी है, ये कहना है कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता से पूर्वोत्तर के 3 राज्यों के प्रभारी बनाए गए डॉक्टर अजय कुमार का। रांची में प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना होने से ये बात पता लग जाएगा कि असली स्थिति हर समाज की क्या है, जिससे सभी की मदद की जा सकती है। जातीय गणना न सिर्फ आरक्षण नहीं है, वहीं केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि मोदी सरकार द्वारा देश को बेचने और देश की आत्मा पर लगातार हमले हो रहे हैं। 2011 में सेंसस हुए थे, उसको सार्वजनिक करना चाहिए, पहला बात। दूसरी बात है कि फिर से गणना इसलिए होना चाहिए, देखिए बहुत सारी चीजें जो है ना, जातीय आधार पर सिर्फ आरक्षण नहीं है। जातीय गणना जातीय सेंसस से ये पता लग जाएगा कि क्या असली स्थिति है हर समाज का। तो आपको टारगेटेड रिलीफ मिलना अनिवार्य है, ये बहुत जरूरी है। कास्ट एंड कम्युनिटी सेंसस इसलिए ताकि अगर सरकार को डेटा ही नहीं है कि कौन गरीब है कौन अमीर है, तो आप सोशल इंटरवेंशन कैसे करेंगे? तो जरूरी है।
एकदम जरूरी है सर। कांग्रेस ने बीजेपी पर देश के असली देशभक्त को नकली बताकर प्रचार करने का आरोप लगाया है। इसी उद्देश्य को लेकर कांग्रेस पार्टी स्मरणोत्सव मना रही है। इस दौरान 1971 में पाकिस्तान से युद्ध जीतकर बांग्लादेश को अलग देश बनाए जाने की जानकारी युवा पीढ़ी को देने का काम कर रही है। इसी को लेकर आज चास के मारवाड़ी पंचायत भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर और जोनल कोऑर्डिनेटर अशोक चौधरी ने शिरकत की। इस दौरान सबसे पहले पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तस्वीर पर माल्यार्पण किया गया। इस मौके पर बन्ना गुप्ता ने उपस्थित नेता और कार्यकर्ताओं को इंदिरा गांधी के जरिए देश के लिए किए गए कार्यों की जानकारी दी और वर्तमान सरकार की विफलताओं की जानकारी जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया। आंदोलन में, आजादी के आंदोलन में शहादत दी है, लाखों लोगों की कुर्बानी देने का काम किया है। आज उनको जो है आज नकली देशभक्त असली देशभक्तों को गुमराह कर रहे हैं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की माने तो राज्य में कोरोना कंट्रोल में है, लेकिन सावधानी ही बचाव है। कोरोना पूरी तरह से अभी नहीं गया है। बन्ना गुप्ता चाहे जो कह लें, लेकिन अगर हमने सावधानी नहीं बरती तो एक बार फिर से हम कोरोना की तीसरी लहर की चपेट में आ जाएंगे। खुद मंत्री होकर बन्ना गुप्ता ने कोरोना के गाइडलाइन का उल्लंघन किया। बोकारो में उनके कार्यक्रम में आए लोगों को ना तो उन्होंने मास्क लगाने की कोई हिदायत दी और ना ही एक निश्चित दूरी बनाने के लिए ही कहा। अब ऐसे में ये सवाल उठता है कि अगर मंत्री होकर ही वो कोरोना से बचाव की पालना नहीं करेंगे तो ऐसे में कैसे हम कोरोना की तीसरी लहर को रोक पाने में कामयाब हो पाएंगे। कृमि है, एल्बेंडाजोल दे रहे हैं, अड्डी रांची रिम्स के निदेशक कार्यालय के कर्मचारी के साथ जूनियर डॉक्टर ने मारपीट की है। कर्मचारी ने जानकारी दी कि जूनियर डॉक्टर डायरेक्टर के दफ्तर में पहुंचे और उन्होंने वहां 7वें वेतन पे एरियर के संबंध में जानकारी ली। जानकारी लेने के बाद वो बिना किसी कारण के ही मारपीट करने लगे। इस घटना के बाद कर्मचारी ने सुरक्षा दिए जाने की मांग की। इस घटना के बाद सभी कर्मचारियों ने एकजुट होकर अधीक्षक से मुलाकात की और मामले के बारे में बताया। दुमका के शिकारीपाड़ा प्रखंड की आदिवासी महिला कोकून से रेशम का धागा निकालने की तकनीक सीख रही है। दरअसल हस्तकरघा रेशम और हस्तशिल्प निदेशालय की परियोजना के तहत 30 महिलाओं को कोकून से धागा निकालने की तरकीब सिखाई जा रही है। वहीं तकनीक सीख रही महिलाएं भी काफी खुश दिखाई दे रही हैं। परियोजना पदाधिकारी का कहना है कि 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद इन महिलाओं को स्वयं सहायता समूह बनाया जाएगा। इनका विभाग समूह को आवश्यक मशीन भी देगी ताकि घर बैठे रोजगार कर सके। उन्होंने कहा कि तैयार धागा के लिए बाजार की कमी नहीं है। बहुत फायदा मिलेगा। क्या इसे निकालेंगे तो बहुत पैसा होगा। कितना अच्छा निकालेंगे उतना अच्छा पैसा होगा। जो 30 महिलाओं का बैच बना के हम इसको चला रहे हैं। यहाँ पर तसर का काफ़ी उत्पादन होता है, तसर कोकून का काफ़ी उत्पादन होता है, लेकिन ये लोग तसर कोकून के आगे का प्रोसेस नहीं जानते थे। तो वैल्यू एडिशन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों ने तसर धागाकरण का एक कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें 3 तरह का धागा बनाने का हम लोग इनको सिखा रहे हैं कि फ्रेश कोकून से आप रील यार्न बनाएं, उसका जो वेस्ट बचेगा उससे कटिया बनाएं और उससे भी कुछ ज़्यादा वेस्ट अगर निकलता है तो आप उसको घिच्चा बना लें। 3 तरह का धागा यहाँ बनाने का। झारखंड की अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज दीपिका कुमारी और अतनु दास ने सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इस दौरान दीपिका के माता और पिता दोनों मौजूद थे। मुलाकात के दौरान खिलाड़ियों ने मुख्यमंत्री से टोक्यो ओलंपिक से संबंधित बातों पर चर्चा की और अपने अनुभव शेयर किए। बता दें कि तीरंदाज अतनु दास दीपिका कुमारी के पति हैं। तो टोक्यो ओलंपिक से लौटने के बाद तीरंदाज दीपिका कुमारी की
और अतनुदास के सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इन लोगों ने मुलाकात की। इस दौरान दीपिका के माता पिता ने दोनों उस वक्त मौजूद थे और मुलाकात के दौरान खिलाड़ियों ने मुख्यमंत्री से ओलंपिक से संबंधित बातों पर चर्चा की और अपने अनुभव शेयर किए और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इन लोगों को सम्मानित भी किया। साहिबगंज जिला सदर अस्पताल में एएनएम के लिए बेहतर प्रसव सुविधा को लेकर 21 दिनों से चला रहा एसबीए प्रशिक्षण कार्यक्रम खत्म हो गया। अब एसबीए प्रशिक्षित एएनएम अपनी ड्यूटी के दौरान संस्थागत प्रसव के लिए बेहतर प्रसव सेवा दे सकेंगी। इस प्रशिक्षण में नर्सों के प्रसव के विभिन्न तरीके, जटिलता और विपरीत परिस्थितियों में प्रसव कराने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। प्रशिक्षण के अंतिम दिन 24 एएनएम को सिविल सर्जन की तरफ से सर्टिफिकेट भी दिया गया। दर को हम लोग कम कर सकते हैं, मातृ मृत्यु दर को, शिशु मृत्यु दर को। और हम लोग जैसे सब सेंटर में रहते हैं तो वहाँ पे डॉक्टर उपलब्ध नहीं रहते हैं, तो वहाँ पे हम लोगों को ये सिखा गया है कि अगर हम लोग पेशेंट को देखेंगे तो हम लोग उसको समय से हम लोग कैसे रेफर कर सकते हैं, उसका जान कैसे बचा सकते हैं। 2 अगस्त से 22 अगस्त तक इसका ट्रेनिंग किया गया। इसमें राजमहल, उधवा, तलझारी, बरहेट, बड़हरवा, बोरियो सभी ब्लॉक से एएनएम आए थे। इसका की ट्रेनिंग डॉक्टर मोहन पासवान और डॉक्टर पूनम ने यहाँ इनको इतने दिनों तक इनको पढ़ाया। बेरमो में सोमवार की रात जारंगीर दक्षिणी पंचायत के मांझी टोला स्थित ढाबा के पास कथारा स्टाफ कॉलोनी निवासी 35 वर्षीय सुधीर कुमार सिंह उर्फ मुकुल सिंह घायल अवस्था में मिले, जिससे स्थानीय लोगों ने डीवीसी अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही बोकारो थर्मल थाना पुलिस डीवीसी अस्पताल पहुंची और घटना की जांच शुरू कर दी। वहीं मृतक के परिजनों ने बताया कि सड़क दुर्घटना नहीं बल्कि साजिश के तहत हत्या की गई है। वहीं बोकारो थर्मल थाना प्रभारी रविंद्र कुमार सिंह ने परिजनों को आश्वस्त किया कि घटना की जांच कराकर अगर कोई भी दोषी पाया जाएगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। पलामू प्रमंडल आयुक्त जटाशंकर चौधरी लातेहार जिला के चंदवा पहुंचे, जहां प्रखंड स्वयंचल कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान सरकारी योजनाओं को लेकर जानकारी ली और बीडीओ और सीओ से बारी बारी से पूछताछ की। कृषि कार्य को लेकर कर्मियों के साथ समीक्षा बैठक की गई और कर्मचारी पंचायत सेवा को कई दिशा निर्देश भी दिए गए। जिला प्रशासन और रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से ब्लड बैंक लातेहार में मेगा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें उपायुक्त आबू इमरान ने शिरकत करते हुए रक्तदान शिविर का आगाज किया। इससे पूर्व उपायुक्त आबू इमरान, सिविल सर्जन डॉक्टर हरेंद्र चंद्र महतो और रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव विकास कांत ने फीता काटकर मेगा रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया। बीसीसीएल एरिया 12 दही बाड़ी परियोजना में स्क्रैप कटिंग के वर्चस्व को लेकर मार्क्सिस्ट माले और जेएमएम समर्थक आपस में भिड़ गए। हालांकि पुलिस ने दोनों तरफ के लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया मामले को। दरअसल योजना छोड़कर जा चुकी सदवा कंपनी अपनी स्क्रैप काट कर ले जा रही थी और मार्क्सवादी समन्वय समिति का कहना है कि कंपनी ने मजदूरों का पैसा बकाया रखा है, इसलिए कंपनी की संपत्तियों पर उनका हक है। वहीं जेएमएम का कहना है कि विस्थापित हम लोग हैं, इसलिए अगर लाभ या नियोजन की कोई बात होगी तो सबसे पहले उनका हक बनता है। वहीं पुलिस ने कंपनी से लोगों की समस्याओं को सुलझाने के लिए कहा है। पश्चिम बंगाल के तारापीठ में भादो अमावस्या मेले के श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक लगाने को लेकर पश्चिम बंगाल और झारखंड के पुलिस अधिकारियों के बीच बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में यह तय किया गया कि कोरोना के चलते लोगों के इस मेले में नहीं आने की अपील उनसे की जाएगी। आपको बता दें कि भादो महीने के 3 से 8 सितंबर सालाना यह मेला लगता है, जिसमें हजारों की तादाद में भक्त जुटते हैं। इसके अलावा बैठक में दोनों राज्यों के पुलिस पदाधिकारियों ने अपराधियों पर नकेल कसने पर आम सहमति बनाई और एक दूसरे का सहयोग करने को लेकर रणनीति पर काम करने की भी चर्चा की। गढ़वा जिले में करोड़ों के डाकघर घोटाले में जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी वैसे वैसे एक से बढ़कर एक खुलासे हो रहे हैं। पुलिस ने इस घोटाले के मास्टरमाइंड कामेश्वर राम को गिरफ्तार किया है, लेकिन इस घोटाले की जड़ें अभी बहुत गहरी है। इस घोटाले में कामेश्वर राम के अलावा 4 दूसरे आरोपी भी हैं, जिसमें से कुछ पहले सरेंडर कर चुके हैं। मुख्य घोटालेबाज कामेश्वर राम को पकड़ने के लिए पुलिस 2 सालों से उनका पीछा कर रही थी। वहीं पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद कामेश्वर राम ने जो खुलासे किए वो बेहद चौंकाने वाले हैं। डाक विभाग को लेकर उन्होंने कहा कि कथित तौर पर इस घोटाले की रकम
खाई है। अगर इस मामले की खुलासे की बात करें तो सबसे पहले यह मामला साल 2019 में ही पुलिस के पास आया था, लेकिन इस घोटाले में ज्यादा रकम को देख इस बात की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। सीबीआई ने मामले की गहराई से पड़ताल की। डाकघर में जमाकर्ताओं को बुलाकर उनसे गहन जानकारी ली गई। इस दौरान सीबीआई को मुख्य आरोपी कामेश्वर राम के काले कारनामों की जानकारी मिली। दरअसल घोटालों के रुपयों को से कामेश्वर राम ने अपने गांव और उसके आसपास करीब 2 करोड़ की जमीन खरीदी। साथ ही कई और जगहों पर निवेश की जानकारी भी सीबीआई को मिली है। इसके बाद से ही जांच एजेंसियां कामेश्वर राम की गिरफ्तारी में जुट गई और आखिरकार पुलिस ने इस घोटालेबाज को गिरफ्तार किया है। तो अपन झारखंड की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।